हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। अगेन हम लोग आए हैं ये लेक्चर आज सेकेंड लेके, और ये होगा फिजिक्स 12th होगा, एनसीईआरटी यूनिट सेकेंड होगा, ये चैप्टर 3 बोलते हैं इसको। ये करंट इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है ना, इसको विद्युत धारा बोलते हैं। आज मोस्ट क्वेश्चन ही हम लोग बस देख रहे हैं। ओम्स लॉ आज हम लोग ओम्स लॉ आपको बताएंगे, इसके डेरिवेशन बताएंगे, लिमिटेशन बताएंगे, ग्राफ बताएंगे, बेसिक टोटल आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। जो लोग हमारे फर्स्ट इसका लेक्चर नहीं देखे हो वो लोग जाके देखिए। हमें पूरा आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है कि पेपर में जो भी चीज़ें आती हैं वो मोस्ट से मोस्ट हम लोग कवर कर पाएँ, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करिए, बताइए। और यदि आपको लगता है कि हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आप हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट तो करते रहिए, क्योंकि जब तक आप लाइक और कमेंट करते नहीं हो तो हमें लगता है कि मैं जो आप चीज़ों को आपको क्लियर करवाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो चीज़ें आपसे क्लियरिटी नहीं हो रही हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अपने दोस्तों को बताइए, और हम लोग पेपर में काफ़ी अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। आइए देखते हैं। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ के बारे में देखो बेटा, अब हम लिखेंगे नहीं, लिखने में बहुत टाइम ज़्यादा है, हम अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, आप लोग समझते चलोगे और उसको बुक से मिला के अपने से कंसेप्ट करते चलोगे, ठीक है ना। तो इसका बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोलोगे टेम्परेचर, साइज, वॉल्यूम अनचेंज, इफ अ फिजिकल कंडक्टर ऑफ अ इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर अनचेंज्ड। बार बार एग्जामिनर आपसे फिजिकल कंडीशन पूछेगा तो टेम्परेचर, वॉल्यूम, साइज, शेप डज नॉट चेंज, ठीक है। अनचेंज मतलब उसका टेम्परेचर, वॉल्यूम, साइज को चेंज नहीं करना है। तो क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर अनचेंज, then apply voltage of a conductor is directly proportional to the flowing current of the conductor। मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है ना, इफ अ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर अनचेंज देन अप्लाई वोल्टेज ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट ऑफ द कंडक्टर। अब इसको हिंदी में कैसे बोलोगे, यदि किसी चालक, देखो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, भौतिक अवस्था का मतलब उसके ताप, आयतन, लंबाई में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चालक के सिरों पे आरोपित विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होते हैं। हिंदी में लेके नोट करते जाओ इंग्लिश में, ठीक है ना। अब मैंने क्या बोल दिया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट, आरोपित विभवांतर अनुक्रमानुपाती प्रवाहित धारा। मैंने क्या बोला, इफ आई करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज वी देन फ्लोइंग करंट आई। यदि हम उसमें भी विभवांतर आरोपित करते हैं तो उसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा। ये प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो, वेयर आर इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। जहां आर एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ आर इज डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, साइज एंड नेचर ऑफ द कंडक्टर। आर का मान जो होता है वो चालक की लंबाई, आयतन तथा किस पे डिपेंड करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। ये चीज अपनों को याद रखना। यदि हमसे कोई पूछे यहाँ से R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई भी आप लिख सकते हो। यदि I इज इक्वल टू आपसे कोई पूछे तो आप V अपॉन R, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इज कॉल्ड ओम्स लॉ। समीकरण 1, 2, 3 को ओम का नियम कहते हैं, ठीक है ना। द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है ना। वोल्टेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट टेकन ऑन वाई एक्सिस। यदि हम वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचे, वोल्टेज को एक्स अक्ष पर और धारा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है जो मूल बिंदु से होकर जाता है, ठीक है ना। ये ओम्स का नियम है। यदि ग्राफ मूल बिंदु से और सरल रेखा नहीं होगा तो ओम्स लॉ फॉलो ही नहीं होगा। ओम्स लॉ में कहीं ना कहीं आपने एरर फॉर्म कर दिया है।
मैंने क्या बोला, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे से समझना है, ये दोबारा आपको कभी पढ़ना ही नहीं है। ये y एक्सिस हो गया, इसमें हम लोग ऑलवेज करंट को लेते हैं, इसमें ऑलवेज हम लोग वोल्टेज को लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड करंट टेकन ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। द ग्राफ ऑलवेज पासिंग थ्रू अ ओरिजिन इन फॉर्म द स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कहां से जाता है, पासिंग थ्रू अ ओरिजिन, और ऑलवेज कैसा फॉर्म्ड होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। अब इसका यदि रेसिस्टेंस निकालना हो तो आपको यहाँ पे tan थीटा निकालना पड़े। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम, ठीक है ना। ये क्या हो गया, यही अपना ओम्स लॉ हो गया, ठीक है ना। तो आपसे पेपर में पूछता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है ना, वेयर आर इज ग्राफ इज, क्या ग्राफ कैसा, ग्राफ फॉर्म्ड या ग्राफ इज स्टेट। तो ग्राफ का स्टेट कैसा होता है, ओरिजिन से पासिंग करता है और स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना, जो मूल बिंदु से एक सरल रेखा बनता है, ये चीज याद रखना है, ठीक है ना। अब बताओ लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछेगा, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, ओम के नियम की सीमाएं क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। पहला देख लो, यहां पे अच्छे से समझ लेना, जो कंडक्टर होना चाहिए, देखो जो कंडक्टर होना चाहिए वो मेटल का होना चाहिए। पहला क्या लिखोगे, जो चालक होना चाहिए वो धातु से बना होना चाहिए, ठीक है ना। तो कंडक्टर इज मेड ऑफ फ्रॉम मेटल, ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे, कंडक्टर टेम्परेचर बी ऑलवेज कांस्टेंट, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो चालक होना चाहिए ना उसका ताप ऑलवेज नियत होना चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड जो हो जाएगा, क्या लिखोगे, द कंडक्टर इज नॉट डिफॉर्मिंग, मतलब जो चालक होना चाहिए वो मुड़ा नहीं होना चाहिए। चालक तार, देखो यहाँ पे कुल मिला के ओम के नियम का सत्यापन हम तार के द्वारा करते हैं, जो अपने घर में करंट फ्लो होता है उसके अंदर तार के कारण हम देखते हैं, ठीक है ना। तो वोल्टेज और करंट जो होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो क्या बोलोगे, तार में क्या होनी चाहिए, ऐंठन नहीं होना चाहिए, तार मुड़ा नहीं होना चाहिए। तार जो कंडक्टर इज नॉट डिफॉर्मिंग, कंडक्टर मुड़ा नहीं होना चाहिए। ये बार बार लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ पूछता है, तो याद रखना है कि जो चालक होना कंडक्टर होना चाहिए, मेटल्स का होना चाहिए, जो कंडक्टर का टेम्परेचर होता है ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, और जो अपना कंडक्टर होता है वो डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, मुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐंठन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने ये ओम्स लॉ सब समझ गए। अब बताओ SI यूनिट ऑफ यदि R आपसे पूछ दे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, तो SI यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वोल्ट अपॉन क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब वोल्ट अपॉन एम्पियर को ओम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। अभी आगे हम इसको डिस्कस करेंगे ओम्स क्या होता है, ठीक है ना। अभी याद रखना कि ओम होता है इतना, ये भी याद रखना जो वोल्टेज होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, जो वोल्टेज होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। ये भी पेपर में आता रहता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे तो आपको फर्स्ट यूनिट का भी रिवीजन करवा देंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, मुझे पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलते हैं, अब देखते हैं। अब हम लोग आज हम डेरिवेशन ऑफ, हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का हम लोग डेराइव करने वाले हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार आप देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, हम बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवा देंगे। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो क्या हो गया, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान देना, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ में देखने वाले हैं, डेरिवेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का डेरिवेशन देख। अभी मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, देखो ध्यान देना, ये कंडक्टर है, बार बार ये डायग्राम बना रहे हैं कि चीज़ों को आप अच्छे से कंसेप्ट कर सको, आप बता सको कि हाँ सर आपका बताया हुआ चीज़ मुझे बहुत क्लियरिटी में, यहाँ पे की लगाना हो तो लगा दो स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए। अच्छा ये बताओ, वोल्टेज हमने भी अप्लाई किया, प्लस माइनस हो गया, ये कंडक्टर का लेंथ L हो गया, यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये VD हो गया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट हो गया E हो गया, आपको पता ही होगा, ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे करंट जो जा रहा है I करंट जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे मान लो इलेक्ट्रॉन हो जाएं, यहाँ पे बहुत सारे क्या हो जाएं, इलेक्ट्रॉन हो जाएं। मान लो तुम्हें समझाने के लिए मुझे ये डायग्राम बनाना पड़ रहा है बार बार, ठीक है।
मैंने ये मान लिया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, ये कोई कंडक्टर हो गया। रियल में जब सब बना दिया हूँ तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कंडक्टर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। मैंने ऐसे बोल दिया, ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ठीक है ना। फिर अगेन हम लोग को इतना एज्यूम करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ये डायग्राम कि कोई एक कंडक्टर है जिसका लेंथ क्या है, एल है, और क्या क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। उस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें आई करंट फ्लो हो जा रहा है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना। और डिप्ट वेलोसिटी जो है, डिप्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी डी है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, कैसे एज्यूम करोगे, सपोज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज ई, ठीक है ना। भी पोटेंशियल अप्लाइड ऑन द कंडक्टर देन आई करंट फ्लो थ्रू इट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज ई एंड डिप्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर इज भी डी। कैसे आप लोग हिंदी में मानोगे, सेम सेम मानना है एकदम, जो मैं बता रहा हूँ ना, रटा है क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको पढ़ना ही नहीं है। मैंने क्या बोला, यदि किसी चालक की लंबाई एल हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, चालक के में भी विभवांतर आरोपित करने पर उसमें आई धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है ना। और चालक का विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र हो ई हो, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी डी हो। और एक चीज और मान लेना आपने को, सपोज एक चीज क्या करना है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन। मैंने मान लिया कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मैंने इतना हमको मान लेना है। इसके बाद आइए हम लोग क्या करते हैं, बताओ डिप्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर कितना हो जाएगा, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन याद रखना n कैपिटल ई स्मॉल ई अपॉन क्या हो जाएगा m, और यहाँ पे टाउ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी आप केवल हम भी डी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, भी डी इज इक्वल टू एन कैपिटल ई टाउ अपॉन एम हो जाएगा। एक चीज़ जानते हो, सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें बेटा, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम्स होता है कि कहाँ से ये आ गया, लेकिन इस चीज़ को हम थोड़ा सा डीपली और कंसेप्ट करवाते हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ डिप्ट वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, सॉरी डिप्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन याद रखना अपना इतना होता है। मैं आपको बता दूं, वेयर स्मॉल इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल, रिलैक्सेशन, ZATI, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो ये बेटा आ कहाँ से रहा है, थोड़ा इस पर हम डिस्कस कर दें। F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, यदि आपसे पूछेगा इम्प्लाई दैट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपॉन एम। तो पहले तो मैं आपको बता दूं इतना हो गया। अब A इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन टी होता है, तो V अपॉन टी एफ एम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे V के जगह पे डिप्ट वेलोसिटी बी डी हो जाएगा, और टाइम के जगह पे रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो जाएगा। और यहाँ पे जो किसी भी, जो मान लो यदि कोई कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ठीक है ना, उसमें जो चार्ज ई है, तो आप E इज इक्वल टू जानते हो, F अपॉन क्या जानते हो, F अपॉन जानते हो, यहाँ पे E होता है, और यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल मिला के कैपिटल ई स्मॉल ई। वैसे फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में जानते होंगे। तो यहाँ पे F के जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान देना, सॉरी स्मॉल ई कैपिटल ई हो गया, अपॉन एम हो जाएगा। और जब भी डी इज इक्वल टू निकालेंगे, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और यहाँ पे टाउ आ जाएगा, ठीक है ना। तो वही डिप्ट वेलोसिटी भी डी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमने डायरेक्ट करके लिखा है, इसको एक बार कंसेप्ट करिएगा, बहुत ईजी मैंने समझा दिया। एफ इज इक्वल टू एम ए हो गया, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम हो जाएगा, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी अपॉन टी हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। यहाँ पे देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का डिप्ट वेलोसिटी भी डी है, तो भी डी हो जाएगा, टाइम के जगह पे रिलैक्सेशन टाइम श्रांति काल हो जाएगा। और ये E इज इक्वल टू, अभी मैंने समझाया कि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो F इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई, या स्मॉल ई कुछ भी पहले लिख लो, तो स्मॉल ई हो गया, ये यहाँ पे हो गया। तो यहाँ से आप ऐसे रिलैक्सेशन टाइम आप निकाल सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको डिटेल करके आप ऐसे भी कर लो, हम वैसे डायरेक्ट कर दिए, ठीक है ना। तो आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, आपसे कोई पूछेगा तो बता देना। ये क्या है, श्रांति काल है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ पर इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है।
ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। बट आपको मैंने कई बार बताया है E इक्वल टू V अपॉन L होता है। क्या होता है? E इक्वल टू V अपॉन L होता है। देन VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? कैपिटल E V टाउ अपॉन ML हो जाएगा ना। ये सभी लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड एज्यूम अपने कंसेप्ट करने के लिए हम लोग कर लिए। ठीक है ना। अब मैंने क्या बोला बेटा, बात को समझेंगे थोड़ा सा। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन किसमें? इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप लोग जानते हो I इक्वल टू NEAVD होता है। क्या होता है? NEAVD होता है। हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि धारा और क्या होता है, अनुगमन वेग में संबंध होता है। अभी हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको ऑब्टेन किया था, इसको निगमन किया था। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बताइए आप लोग? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे VD की वैल्यू रख दो, तो NEA और VD की जगह पे स्मॉल e V टाउ अपॉन क्या हो जाएगा, ML हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पे I इक्वल टू आप निकालोगे तो ये देखो, ये N हो जाएगा, ये E स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये N ले लिया मैंने, E और E स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये टाउ हो जाएगा। ठीक है, NE स्क्वायर टाउ, और फिर क्या हो जाएगा, अपॉन M हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ से A बच गया, यहाँ V बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, L बच गया। अब V इंटू में तो अपॉन में ला दो, ये इंटू में तो अपॉन में, तो I अपॉन क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ अपॉन M। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, A अपॉन L हो जाएगा। अब बेटा इसको इन्वर्स करना है, इसको एकदम इन्वर्स मतलब उल्टा कर देना है। तो बता V अपॉन I जब लिखोगे बेटा तो इन्वर्स करोगे तो ये भी इन्वर्स हो जाएगा, तो M अपॉन क्या हो जाएगा, NE स्क्वायर टाउ। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, L अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड हमने मान लिया इसको। ठीक है, यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि थोड़ा भी वो कंसेप्ट करेगा तो। ठीक है, अब एक देखो इक्वेशन ओम्स ने बोला कि यदि मतलब ये जो इक्वेशन थर्ड है इसका ये RHS का जो टर्म है, RHS, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ RHS इज ऑलवेज कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओम्स ने बोला कि समीकरण 3 में यदि चालक का ताप नियत रहेगा तो ये जो दाएं पक्ष की राशि है इसका मान नियतांक होता है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ओम्स ने क्या बोला, ओम्स ने बोला कि जो R की जगह पे क्या हो जाएगा, M अपॉन NE स्क्वायर टाउ L अपॉन A। इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, यदि इस ये जो इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो ये जो इक्वेशन थर्ड है इसके जो RHS है, ये देखो RHS टर्म है ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इसी को उन्होंने क्या बोला था, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये चीज याद रखना है बेटा, ये R इसको माना था उन्होंने, ये बार बार हमको यूज करना है इक्वेशन फोर्थ। ये ऑलवेज लिखना R इक्वल टू M NE स्क्वायर टाउ अपॉन L अपॉन A होता है। ठीक है ना, तो बताओ इसको यदि जब कांस्टेंट R मान लोगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा अपने को, जल्दी बताओ? थर्ड V कैन बी रिटन एज, कैसे समीकरण 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, V अपॉन I इक्वल टू R लिख सकते हैं, या इम्प्लाई दैट R इक्वल V अपॉन I होता है। यही ओम्स लॉ था, याद होगा मैंने अभी समझाया था। तो ये ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो गया। ठीक है ना, ये वैसे डेरिवेशन आता बहुत नहीं है, लेकिन एक बार इसको देख लेना। लिमिटेशन आएगा, ग्राफ आएगा, तो ग्राफ ओरिजिन से जाता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है ना, और उसका जो हम लोग को क्या करना है, स्लोप निकालना होता है, तो R इक्वल tan थीटा होता है। ठीक है ना, और जो R की वैल्यू होता है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर होता है। रेसिस्टेंस क्या होता है, जब किसी सर्किट में करंट फ्लो होता है तो करंट को जो क्या करता है, ऑब्स्ट्रैक्ट करता है। क्या बोलोगे, द ऑब्स्ट्रक्ट ऑफर बाय कंडक्टर
द फ्लोइंग करंट इटसेल्फ इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यदि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यदि कोई विद्युत धारा या यदि कोई चालक विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट या व्यवधान पैदा करता है उसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द, क्या बोलोगे, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है ना, या इट सेल्फ इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इट डिनोटेड बाई आर। ठीक है, इसको काफी डिटेल आएंगे तो रेसिस्टेंस होता है, बार बार पूछता है व्हाट मीन बाय रेसिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम आएंगे, बहुत डिटेल करेंगे। अगेन आपको लगता है कि हमने अच्छे से समझाया है और आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो अगेन आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए, क्योंकि आप जितना कमेंट करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे और जितना लाइक करोगे उतना ही मैं और अच्छा मोटिवेट होऊंगा और आपको पढ़ाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।